जय हिंद, वंदे मातरम। सभी स्टूडेंट को मैं लेके आ चुका हूँ आरपीएफ कांस्टेबल के मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर यानी क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। 50 क्वेश्चन मेरे मित्र जो जीके जीएस के होने वाले हैं, यानी पूरा प्रैक्टिस सेट है जो रोजाना शाम को आपके 5 बजे देखने को मिलता है अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर। तो देखिए और बताइए इसमें कितने क्वेश्चन आप सभी दोस्त सही कर सकते हो इसके अंदर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष साथियों कौन होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर अस्थायी अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान के, ठीक है ना। लेकिन अगर साथियों मैं आपको बताऊं, देखिए पहली बैठक जो होती है, क्या संविधान की पहली बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इस बैठक में साथियों स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। इस अध्यक्ष में ही स्थायी अध्यक्ष किनको बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। तो अगर आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताना, लेकिन अगर अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछे तो आपको डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बताना है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि जो संविधान है ना ये कितने समय में बनकर तैयार हुआ, तो 2 वर्ष 11 महीने। क्या साथियों, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ये चीज आप लोग भी ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह क्या थी, यानी कि 1905 में ये स्वदेशी आंदोलन क्यों आया ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 1905 में हुआ था साथियों, क्या 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। तो 1905 के बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो इसकी वजह क्या थी, स्वदेशी आंदोलन की वजह मैं कहूंगा बंगाल का विभाजन था। इसलिए सवाल आपसे साथियों बहुत पूछा जाता है, तो आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर के समय में हुआ साथियों, तो लॉर्ड कर्जन आपको बताना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, मुझे बताइए। देखिए आपसे 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो समुद्रगुप्त ना इनको क्या कहा जाता है, तो इनको साथियों कविराज भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कविराज किन्हें कहा जाता है, तो साथियों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने ही अपने आप को एक उपाधि दी थी जिसका नाम क्या था साथियों, अश्वमेध कर्ता। क्या अश्वमेध कर्ता। आपसे पूछा जाएगा अश्वमेध कर्ता की उपाधि, अश्वमेध कर्ता की उपाधि किसने धारण की थी, तो अश्वमेध कर्ता की उपाधि समुद्रगुप्त ने ही साथियों धारण की थी। और कौन सा वाद्य यंत्र साथियों बजाते थे, तो ये वीणा से संबंधित है, यानी कि वीणा को ज्यादा पसंद करते थे। और उसके अलावा अगर बात करें साथियों विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो समुद्रगुप्त ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कहने के केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, तो ये साथियों राष्ट्रीय एक तरीके से कहां से गुजरती है, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये साथियों मध्य प्रदेश में। कहां पर है साथियों, मध्य प्रदेश में है। बात आपको मालूम होना चाहिए। साथियों आपके एग्जाम को क्रैक करने यानी कि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए 2 तरीके के पीडीएफ आपके लिए तैयार की गई है। ये जस्ट एग्जाम से पहले पीडीएफ साथियों पढ़ी जाती है और एग्जाम में एंट्री ले ली जाती है। तो ये 10 प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जा रहे हैं, 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। एग्जाम से पहले सरसरी निगाहों से एक बार देखकर चले जाइएगा। और खास तौर से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके लिए साथियों तैयार किए गए हैं। ये पूरा 2024 कवर करेंगे और सभी के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन इसी पीडीएफ में से आएंगे। तो मैं कहूंगा साथियों दोनों पीडीएफ अगर आप पढ़ लेते हैं तो 65 से 70% आपका पेपर यहां से आ जाएगा और आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड पर साथियों 45 का पेमेंट करके ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक सवाल जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, बहुत पूछा जाता है और बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि निरपेक्ष दाब से आप क्या समझते हैं, तो ये निरपेक्ष दाब क्या होता है कि ये दाब मापने वाले यंत्र के गेज पर देखा जाने वाला दाब है, मैं कहूंगा नहीं। यह औसत समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है, मैं कहूंगा नहीं। यह किलोग्राम बटे सेंटीमीटर में व्यक्त वायुमंडलीय दाब है, नहीं साथियों। यह वायुमंडल और गेज दाबों के बीच बीज गणितीय योग का बराबर दाब है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। यानी कि अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है तो जवाब आप लोगों को मैंने बता दिया है, बस आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था। साथियों सभी के सभी क्वेश्चंस की अगर बात करें, सभी के सभी एकदम टॉप
लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि क्या इनको क्रैक करके, यानी कि एग्जाम इन क्वेश्चंस को लगा के क्या एग्जाम को आप पास कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, एक क्वेश्चन को लगा के आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। और मैं आपको साथियों सब कुछ पढ़ाता हूं, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे मैथ हो। मैथ रीजनिंग तो साथियों क्वालिफाइड नेचर की है कहने को, लेकिन उससे पहले साथियों मैं आपको जीएस, जीके प्लस करंट अफेयर और उसके अलावा इंग्लिश वाली क्लासेस भी साथियों आपके लिए तैयार की गई हैं। मतलब पूरा मॉडल पेपर आपको कराया जाता है, एक वीडियो में चारों विषयों का निचोड़ आपको दिया जाता है। चलिए तो चैनल से साथियों जुड़ जाइए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो श्री कृष्ण समिति का गठन किया गया था। ये आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। पूछे तेलंगाना का गठन एक अलग राज्य के रूप में गठन कब किया गया था साथियों? तो 2 जून 2014 को साथियों इसका गठन किया गया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है मुझे बताइए। देखिए कौन कौन से साथियों क्षेत्र में दिया जाता है। एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? उसके अलावा अगर बात करें साथियों भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या भौतिक के क्षेत्र में हो गया? उसके अलावा साथियों रसायन के क्षेत्र में हो गया, ठीक है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया। क्या साथियों? चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया। उसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में हो गया, ठीक है ना, विज्ञान के क्षेत्र में हो गया। और साथियों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो गया, ठीक है ना। चलिए तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए उसके अलावा शांति के क्षेत्र में हो गया। क्या साथियों? शांति के क्षेत्र में हो गया। तो ये कितने हो गए साथियों? कुल मिला के 6 हो गए, ठीक है ना। देखिए साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, ठीक है, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, ठीक है ना, और अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में। तो ये कुल मिला के 6 हो गए। तो 6 आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है मुझे बताइए। साथियों इस वीडियो की अगर बात करें, इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चंस दे रहा हूं और जो उनसे संबंधित क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, जो उनसे संबंधित चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, प्रश्न से संबंधित चीजें, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में आएंगी। तो जो इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं साथियों, वो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? एडम स्मिथ है। कौन है साथियों? एडम स्मिथ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, मोहन राकेश की एक रचना बहुत पूछी जाती है कि आधे अधूरे। क्या साथियों? अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों आधे अधूरे किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की रचना है। अगर प्लूटो की अगर बात करें साथियों, एक रचना है रिपब्लिक। क्या रचना है साथियों? रिपब्लिक इनकी एक रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए बुलंद दरवाजा अकबर ने किस उपलक्ष्य में बनवाया था मुझे बताइए। तो बुलंद दरवाजे की अगर बात करते हैं साथियों गुजरात विजय पर, ठीक है ना, गुजरात विजय पर बनाया था। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। तो ओलंपिक खेलों की साथियों शुरुआत कब की गई? 1896 में ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। आप सभी लोग याद रखेंगे कहां की गई ओलंपिक खेलों की शुरुआत? तो साथियों यूनान के एथेंस में की गई। कहां? यूनान के एथेंस में। आप लोग ध्यान रखेंगे यूनान के एथेंस में ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई मुझे बताइए। ये दोनों सवाल आपसे पूछे जाएंगे अलग अलग करके कि गुजरात की स्थापना कब हुई, तो आपको 1 मई 1960 बता देना है। अगर महाराष्ट्र की स्थापना के बारे में पूछे तो आपको 1 मई 1960 बता देना है। यानी कि इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। क्या अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। कब साथियों? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, मैं आपको क्या बता दे रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि 1 नवंबर को कौन कौन से राज्य के दिवस मनाए जाते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, ये उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को भी, और 1 नवंबर को भी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। पंजाब दिवस कब? 1 नवंबर को मनाया जाता है।
हरियाणा ठीक है ना, अगर बात करें हरियाणा दिवस ये भी साथियों, और उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कर्नाटक दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो कर्नाटक की स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। केरल का भी साथियों 1 नवंबर को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश दिवस की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। इन 50 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपके तकरीबन 150 से 200 तक क्वेश्चन साथियों करवा दूंगा, ठीक है ना। तो एग्जाम से पहले अगर आपका एग्जाम है कुछ समय के बाद, तो मैं कहूंगा इन सारी चीजों को आप देख कर जाएंगे, इन सभी चीजों को आप साथियों क्लियर करके जाएंगे, आपके एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। संविधान का संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है मुझे बताइए। तो ये तो साथियों अनुच्छेद 368 में, क्या जो संविधान में संशोधन है ना, ये कहां पर साथियों किया गया है, यह अनुच्छेद 368 में किया गया है। आपको ध्यान होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। जुलू जनजाति किस देश से है, यानी कि जुलू जनजाति ये कहां की है, ये कहां निवास करते हैं, तो मैं कहूंगा दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में साथियों जुलू जनजाति पाई जाती है। अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि बेद्धा जनजाति कहां पाई जाती है, क्या अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि बेद्धा जनजाति कहां पर पाई जाती है, क्योंकि पहले भी कई बार ठीक है ना पूछा जा चुका है, तो बेद्धा जनजाति आप लोग ध्यान रखेंगे श्रीलंका में। कहां पर पाई जाती है साथियों, श्रीलंका में पाई जाती है, ठीक है ना। ये चीज भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे साथियों, गुलजारी लाल नंदा थे, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात आई है, तो पहले प्रधानमंत्री तो साथियों आप सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है, यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है। लगभग साथियों 16 साल, क्या 16 साल 9 महीने का इनका कार्यकाल रहा है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है साथियों बताइए। तो मास्टर ग्रंथि की अगर बात करते हैं साथियों कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, फटाफट आप लोग कमेंट करके यहाँ पर बता दीजिए। तो पिट्यूटरी ग्रंथि अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की थी, फटाफट साथियों बताइए। तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के साथियों कुशीनगर में। कहा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की थी, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। और गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो इनको एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एग्जाम में बहुत सवाल पूछा जाता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है साथियों बताइए। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है साथियों, इंदौर है। क्या भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या कि एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहां पर किया गया है, तो साथियों इंदौर में ही किया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगर आपसे पूछ ले कि सबसे गंदा शहर कौन सा है, क्या सबसे मतलब सफाई सुथराई के मामले में सबसे गंदा शहर जो आया है वो पटना का नाम साथियों आया है। और सबसे स्वच्छ शहर, सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर का नाम आया है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, यानी कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों, फटाफट मुझे आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए यानी कि पुस्तक है और उनके लेखक हैं, ठीक है ना, पुस्तक है और उनके साथियों लेखक है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें जो प्रेजेंट डायरी है ना, ये किसकी पुस्तक है, मैं कहूंगा ये तो साथियों जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। बूंद और समुद्र की अगर बात करें ये साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अमृतलाल नागर की पुस्तक है। किसकी, ये अमृतलाल नागर की पुस्तक है। उसके अलावा लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाला सुमेलित नहीं है। अब नहीं है तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल है ये किसका बना हुआ है, तो ये किसका बना हुआ है साथियों, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो ये लकड़ी का बना है, इसलिए राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए साथियों बताइए। देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय मैं कहूंगा वॉशिंगटन डीसी में, बिल्कुल सही। इंटरपोल का मुख्यालय साथियों पेरिस के लेनोस में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, लेकिन अरब लीग का मुख्यालय सऊदी अरब में नहीं है। ये कहां पर है साथियों, ये काहिरा में
में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अरब लीग का काहिरा में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं है। अब नहीं है तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। झूमर नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है, यानी कि ये कहाँ पर? तो ये हरियाणा में भी किया जाता है, यानी कि जो झूमर नृत्य है ना साथियों, ये कहाँ पर किया जाता है? ये हरियाणा में भी किया जाता है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की थी? तो साथियों कानपुर की थी। कहाँ की थी? कानपुर की थी। आंसर आपका सी के साथ। ताजमहल का निर्माण किस कब करवाया गया था, किस सन में करवाया गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों। देखिए और फटाफट बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों ताजमहल का निर्माण कब करवाया गया था, तो 1632 में करवाया गया था। ये आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखें। किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना अगर आपसे पूछे तो आपको ताजमहल का ही नाम बता देना है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि नींबू का पीएच मान कितना है? तो नींबू का पीएच मान कितना होता है साथियों? मैं कहूंगा 2.4 नींबू का पीएच मान होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है साथियों? 2.8 शराब का पीएच मान होता है। क्या? शराब का पीएच मान साथियों 2.8 होता है। और अगर आपसे साथियों आंसू का पीएच मान पूछा जाए, क्या अगर आपसे आंसू का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 ये आंसू का पीएच मान होता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्व परिषद न्यायिक के कार्य होते हैं। तो मैं कहूंगा क्या वाद विवाद और अपील कार्य इसका कार्य ये राजस्व परिषद न्यायिक के कार्य है? मैं कहूंगा बिल्कुल। हिस्सेदारी वाले विवाद का निपटारा करना ये भी राजस्व परिषद न्यायिक के कार्य है। और पुनर्अवलोकन का कार्य करना ये भी राजस्व परिषद न्यायिक के कार्य है। यानी कि ये सभी कार्य राजस्व परिषद न्यायिक के ही हैं। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित कौन नहीं है, यानी कि कौन सी नदी का उल्लेख नहीं किया गया है? मैं कहूंगा साथियों यमुना का किया गया है, गंगा का किया गया है, चंबल का किया गया है, लेकिन सिंधु नदी का नहीं किया गया। यानी कि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी नहीं है। सबसे ज्यादा बार जिसका उल्लेख ना किया गया हो उसका नाम सिंधु है। ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। पूछा आपसे जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? राखीगढ़ी है। कौन सा है साथियों? राखीगढ़ी है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो मैं कहूंगा कि जौनपुर को क्या सिराज हिंद कहा जाता है? बिल्कुल साथियों जौनपुर को ही। क्या साथियों? जौनपुर को ही सिराज हिंद कहा जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की किस नहर से सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो साथियों शारदा नहर। ये वैसे तो यूपी की सबसे लंबी नहर है और यूपी की सबसे लंबी नहर यानी कि शारदा नहर से सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये साथियों 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत की गई थी। इसकी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की किसी एक नहर का नाम है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र की एक नहर का नाम आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या होगा साथियों बताइए सही जवाब। चलिए साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों वीडियो को आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को साथियों तुरंत आप लोग क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए तो बुंदेलखंड क्षेत्र की एक नहर का नाम तो साथियों बेतवा नहर यहाँ पर मैं बता सकता हूँ। उसके बाद देखिए 10 मई 1857 को भारत के महान सिपाही विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट कहां से हुआ था? तो ये साथियों मेरठ से हुआ था। ये कहां से हुआ था? ये मेरठ से हुआ था। उसके बाद देखिए चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है? तो चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। अगला सवाल देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? महोबा की बात चल रही है। महोबा आपका राइट आंसर है। राजकीय वन किसे कहते हैं? तो राजकीय वन की अगर बात करें सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राजकीय वन किसे कहते हैं? जो वन पूर्णतः स्थानीय निकाय के नियंत्रण में हो उसको कहते हैं, या जो वन पूर्णतः राजकीय संरक्षण। बिल्कुल साथियों जो वन पूर्णतः राजकीय संरक्षण में होते हैं उनको राजकीय वन कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का भौतिक क्षेत्र है तो इसमें से साथियों उत्तर प्रदेश का जो भौतिक क्षेत्र है वो कौन सा है साथियों देखकर मुझे आप लोग बता दीजिए। चलिए
तो भाबर एवं तराई क्षेत्र भी है, मध्य के मैदानी क्षेत्र भी है, दक्षिणी के पठारी क्षेत्र भी है। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। वन रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है बताइए। तो ये तो साथियों हर 2 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। कितने वर्ष के अंतराल पर वन रिपोर्ट की जाती है? तो मैं कहूंगा 2 वर्ष के अंतराल पर। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों के द्वारा सिंचित होता है? तो मैं कहूंगा 18.2%। गदर पार्टी की स्थापना साथियों किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना एक तो देखिए लाला हरदयाल का नाम आपको मालूम होना चाहिए, उसके अलावा सोहन सिंह भाकना का नाम आपको भी ध्यान होना चाहिए। क्या? सोहन सिंह भाकना का नाम भी इंपॉर्टेंट है। अगर कभी को मान लीजिए लाला हरदयाल नहीं आता है तो सोहन भाकना सिंह आएगा। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए अल्बानिया की यहाँ पर अगर बात करें, किसकी? अल्बानिया की अगर बात करें तो अल्बानिया देश की राजधानी तिराना है, मैं कहूंगा बिल्कुल। अंगोला की राजधानी लुआंडा है, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों। बहामा की राजधानी कैनबरा नहीं है, क्योंकि कैनबरा साथियों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। किसकी? ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और बहामा की राजधानी की अगर बात करें तो नसाउ है। क्या है साथियों? नसाउ है। उसके अलावा बारबाडोस की राजधानी की अगर बात करें तो ब्रिजहाउन है। यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है मुझे बताइए। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कल को आपके एग्जाम में पूछ ले कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, क्या साथियों? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आप लोग ध्यान रखेंगे 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है साथियों, क्या विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और अगर पृथ्वी दिवस आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस साथियों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए साथियों? 30 वर्ष होनी चाहिए। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है बताइए। तो भारत में हीरे का जो उत्पादन है ना साथियों, उत्तर प्रदेश के पन्ना में होता है। यानी कि सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पन्ना में होता है। और पन्ना की खाने कहाँ पर है साथियों? मध्य प्रदेश में है। ये पन्ना जिला है। तो पन्ना जिला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मैं कहूंगा साथियों लगभग 32%। क्या कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ये देश का 32% हीरे का उत्पादन करता है। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म साथियों कहाँ पर हुआ था? देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हुआ था मुंशी प्रेमचंद का जन्म। अगर वाराणसी की बात करें तो साथियों मोक्ष नगरी कहा जाता है। किसको? वाराणसी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय बजट कब पेश किया जाता है बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय बजट साथियों अगर बात करते हैं कौन से महीने में, तो मैं कहूंगा फरवरी महीने में ये पेश किया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के सैयद सालार मेला ये कहां पर लगता है? तो ये बहराइच में लगता है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भारत में पहला आंदोलन था उसका नाम क्या था? वो कौन सा आंदोलन था? तो मैं कहूंगा वो तो चंपारण आंदोलन था। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में साथियों चंपारण आंदोलन हुआ था। और महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आयोजित भारत में पहला आंदोलन था। कथकली कौन से प्रदेश का प्रमुख नृत्य है? यानी कि ये कहाँ किया जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों ये तो केरल में किया जाता है। कहां पर? ये केरल में किया जाता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें कथक आता है। कथक बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु की अगर बात करें साथियों भरतनाट्यम हो गया, ठीक है ना। भरतनाट्यम और एक कोल्टम आप लोग ध्यान रखेंगे। कोल्टम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर सुग्गी बहुत पूछा जाता है कि सुग्गी कहाँ का है भाई साहब, तो ये कर्नाटक का है। उसके बाद देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर विटामिन डी की किसी व्यक्ति के अंदर कमी हो जाती है तो उसका ब्लड प्रेशर साथियों मतलब अचानक बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर की अगर दिक्कत आती है ना तो विटामिन डी की कमी से आती है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि जो आपका रतौंधी रोग है ना कौन से विटामिन की कमी होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का एक रोग हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि
2000 के नोट के पीछे किस चीज का चित्र दर्शाया गया है, मुझे बताइए। तो 2000 नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है साथियों? मंगलयान की तस्वीर है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्लास आपको कैसी लगी? इसमें आपने 50 टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चन देखे, कैसे लगे ये क्वेश्चन तो आप लोग जरूर बताइए।